दोस्तों, यूरोप महाद्वीप दुनिया के उत्तर मध्य हिस्से में मौजूद है क्योंकि यहीं से गुजरती है ग्रीनविच रेखा, जो कि लगभग सबसे बीच का देशांतर माना जाता है। इस महाद्वीप का थोड़ा सा हिस्सा आपको पश्चिमी गोलार्ध और ज्यादातर हिस्सा आपको पूर्वी गोलार्ध में नजर आएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,01,86,000 वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा है, यानी कि 10 मिलियन से ज्यादा है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से यूरोप में कुल 44 देश हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके, रशिया और यूक्रेन जैसे देश आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूरोप की लगभग 21 नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो ऐसे ही यूरोप के अलग अलग देशों से होके बहती है। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी नदियां अंतरराष्ट्रीय है और इन पर अंतरराष्ट्रीय नदी जल कानून लगते हैं। इस लिस्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे यूराल नदी के साथ, जो कि रूस और कजाकिस्तान के अंदर बहती है। इस नदी का उद्गम जो है वो यूराल पर्वतमाला से होता है, जो कि रशिया के अंदर मौजूद है, और अंत में जाके ये कैस्पियन सागर में जाके मिलती है, तो इसका मुहाना कैस्पियन सागर हो जाता है। इस बीच इसकी टोटल लंबाई 2428 किलोमीटर की हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी है ये यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाती हुई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया का थोड़ा बहुत हिस्सा यूरोप के अंदर आता है और बाकी एक बड़ा हिस्सा एशिया के अंदर आता है। एक बात आपको याद रखनी है कि ये यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तो यूराल नदी याद रखना। यूराल के बाद आती है वोल्गा नदी, जो कि पूरे यूरोप की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। इसका जो उद्गम है वो वाल्दे पहाड़ी से होता है और इसका मुहाना भी कैस्पियन सागर में है, यानी कि वाल्दे पहाड़ियों से चलती हुई आती है और सीधा कैस्पियन सागर में जाके मिलती है। इस बीच ये सिर्फ रूस के अंदर बहती है और इस वजह से इसकी टोटल लंबाई 3531 किलोमीटर हो जाती है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो इसको स्पेशली याद रखना है। इसके बाद आती है विस्तुला नदी। विस्तुला नदी पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। ये जो नदी है पोलैंड की राजधानी वॉर्सा और क्रकोव नाम का एक शहर है वहाँ पर तट के पास मौजूद है, वहाँ से होके गुजरती है और अंत में जाके ये बाल्टिक सागर में मिल जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है लगभग 1047 किलोमीटर है और इस नदी का पोलैंड के लिए बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसके बाद आती है एल्बे नदी, जो कि जर्मनी और चेक गणराज्य के अंदर बहती है। ये नदी जो है जर्मनी से बहते हुए उत्तरी सागर में जाती है और जर्मनी का जो हैम्बर्ग शहर है वहाँ पर एक बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है वो मौजूद है, वो इसी नदी के मुहाने पर मौजूद है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई लगभग 1094 किलोमीटर हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस नदी के तट पर जर्मनी का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जिसका नाम है ड्रेसडेन शहर, जो कि चीनी मिट्टी के उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद एक और नदी आती है जर्मनी के अंदर, जिसका नाम है स्प्री। ये जो नदी है एल्बे नदी की ही सहायक नदी है और इसके तट पर आपको जर्मनी की राजधानी बर्लिन मिलेगी। सिर्फ इसीलिए ये फेमस है। जो बर्लिन है वो कहाँ बसा हुआ है? स्प्री नदी के तट पर। याद रखना, इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। इसके बाद हम चलते हैं राइन नदी की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये जो अल्प्स पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ से होते हुए उत्तरी सागर में जाती है। इस बीच ये नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और नीदरलैंड से होके बहती है, जिसमें इसकी टोटल लंबाई लगभग 1233 किलोमीटर की हो जाती है। एक बात याद रखना कि नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह बना हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह इसको माना जाता है यूरोप का। पूरे यूरोप में सबसे व्यस्त जो जलमार्ग है वो इसी राइन नदी से होके गुजरता है, स्थलीय जलमार्ग, तो इसे आपको याद रखना है। जर्मनी का जो वोन और स्विट्जरलैंड का बेसल शहर इसी नदी के तट पर स्थित है और इस नदी के पूर्व में आपको जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तथा पश्चिम में फ्रांस का वॉसजेस पर्वत दिखाई देगा। तो राइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हो जाती है, इसे आपको जरूर याद रखना है। राइन के बाद आती है सीन नदी, जिसका उद्गम फ्रांस के पठारी भाग से होता है और मुहाना जो है वो इसका इंग्लिश चैनल तक जाता है, मतलब इंग्लिश चैनल में जाके ये गिरती है। इस बीच इसकी टोटल लंबाई लगभग 777 किलोमीटर हो जाती है। इसी सीन नदी के तट पर ही बसा हुआ है फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि पूरे विश्व में सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रसिद्ध है। पेरिस जो है फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, जो इस नदी के किनारे बसता है। इसके मुहाने पे आपको फ्रांस का ली हार्वे बंदरगाह भी दिखेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रांस के लिए। तो सीन नदी को आपको याद रखना है। सीन नदी के बाद फ्रांस की एक और नदी आती है, जिसका नाम है लॉयर नदी, जो कि फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। लगभग 1012 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो बिस्के की खाड़ी है, अटलांटिक महासागर, वहां जाके ये नदी गिरती है और इसी नदी के तट पर स्थित है नांटेस शहर, जो कि फ्रांस में कागज उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कागज उद्योग के लिए जरूरी शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है।
तो इसको लॉयर नदी को आपको याद रखना है। इसके बाद आती है गैरोनी नदी, जो कि फ्रांस और स्पेन दोनों जगहों से होके बहती है। इसका जो उद्गम है वो पेरेनीज पर्वत से होता है और इसका मुहाना भी वही है, बिस्के की खाड़ी। जहां पर आपकी लॉयर नदी गिरती है वहीं पर आपकी गैरोनी भी गिर जाती है। लगभग 602 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इसके तट पर टूलूज, जो वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और बॉर्डियोक्स शहर मौजूद है, जो कि शराब उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो ये दोनों ही शहर वहाँ पर है। कौन कौन सा? एक तो टूलूज है और एक बॉर्डियोक्स है, दोनों को याद रखना है। इसके बाद आती है टोगस नदी, जो कि स्पेन से बहती हुई पुर्तगाल जाती है। इसका जो उद्गम है वो आपको सियरा डी अल्ब्रेसिन पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगा, जो कि स्पेन के अंदर मौजूद है और ये अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। इस बीच इसकी टोटल लंबाई लगभग 1007 किलोमीटर की हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि अरेबियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी इसे ही कहा जाता है। इसी के तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन भी मौजूद है। साथ ही ये स्पेन और पुर्तगाल की सीमा भी बनाती है। तो अपने आप में बहुत ज़रूरी नदी हो जाती है टोगस नदी, याद रखना है। टोगस के बाद आती है ड्यूरो नदी। ये जो है पुर्तगाल के अंदर ही बहती है। ड्यूरो बेसिन जो है शराब उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। मतलब इस नदी के बेसिन में शराब बनती है। इसके मुहाने पर आपको पोर्टो बंदरगाह भी दिखेगा। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई आपको 897 किलोमीटर मिलेगी। ड्यूरो के बाद आती है ग्वादलक्विवर, जो कि स्पेन के अंदर बहने वाली नदी है। इसका जो उद्गम है वो कैजोला रेंज में होता है, जो कि स्पेन के अंदर मौजूद है और ये जाके कैंडीज की खाड़ी में जाके गिरती है। कैडीज खाड़ी जिसको कहते हैं, अटलांटिक महासागर ही है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई लगभग 657 किलोमीटर हो जाती है। स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी इसे ही माना जाता है, ग्वादलक्विवर को, तो आपको याद रखना है। इसके बाद स्पेन की एक और नदी आती है जिसको एब्रो कहा जाता है। ये कैंटेब्रियन पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके मिलती है। इस बीच ये 930 किलोमीटर लंबी नदी है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है रोन नदी, जो कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के अंदर बहती है, जिसका उद्गम जो है वो स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील से होता है और इसका मुहाना जो है वो लियोन की खाड़ी, जो कि भूमध्य सागर है, वहाँ पर है। इसके तट पर आपको फ्रांस के लियोन और मार्सिले शहर देखने को मिलेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस हिसाब से इसकी लंबाई लगभग 813 किलोमीटर हो जाती है। लियोन को फ्रांस की सिल्क सिटी कहा जाता है, तो इस बात को आपको याद रखना है। और मार्सिले फ्रांस का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। पहला कौन सा है? पेरिस है, तो उसे आपको याद रखना है। मार्सिले यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण पतन भी है, जो बंदरगाह है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो रोन नदी बहुत ज़रूरी हो जाती है। रोन के बाद आती है पो नदी। पो नदी का जो उद्गम स्थल है वो अल्प्स पर्वत में होता है और ये इटली के अंदर बहती है और आखिर में जाके ये एड्रियाटिक सागर में जाके मिल जाती है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई 652 किलोमीटर हो जाती है। ये जो नदी है पूरे इटली की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। याद रखना, सवाल बन सकता है कि किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, तो आपको पो नदी का नाम याद रखना है। पो नदी की खास बात यह है कि ये लोबार्डी के मैदान से प्रवाहित होकर जाती है, जो कि यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको चावल उगाना है तो आपको पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इसका मतलब ज़्यादातर पानी की जो सिंचाई है वो इस नदी से होती है। पो नदी बेसिन में आपको उद्योग भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मिलान, जो कि इटली का मैनचेस्टर है, और तुरीन, जिसको इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये दोनों ही शहर इस नदी के बेसिन में मौजूद है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है टाइबर नदी। टाइगर नदी नहीं, टाइबर नदी। ये जो है आपकी इटली के अंदर बहती है और इसका जो उद्गम है वो माउंट फुमेओलो से होता है। फुमेओलो याद रखना, और ये आखिर में जाके भूमध्य सागर में मिलती है। लगभग 406 किलोमीटर लंबी नदी है। इसी के तट पर विश्व का सबसे छोटा देश जो है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी, और इटली की राजधानी रोम, दोनों ही स्थित है। वेटिकन सिटी और रोम, याद रखने वाली बात है। इसके बाद आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया और सर्बिया से होके बहती है। इसका जो उद्गम है वो ब्लैक फॉरेस्ट से होता है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से, और ये काला सागर में जाके मिलती है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई 2850 किलोमीटर हो जाती है। इसी के तट पर आपको वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जैसे 4 इंपॉर्टेंट राजधानी क्षेत्र मिलेंगे। ये जो चारों क्षेत्र जो हैं, चारों शहर जो हैं, वो राजधानी है किसी न किसी देश की। वियना हो गया, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। ऐसा माना जाता है कि यही वो नदी है जो विश्व के सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, लगभग 9 देशों से। कुछ स्रोत ऐसा मानते हैं कि मालडोवा से होकर भी जाती है ये, तो इसका मतलब 10 देशों से होकर जाती है।
तो इस नदी को स्पेशली याद रखना है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, और पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है ये, तो इसे आपको याद रखना है। ये जो नदी है ये पहले हंगरी और स्लोवाकिया की सीमा बनाती है, क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा बनाती है, और रोमेनिया और बुल्गारिया की सीमा बनाती है। तो एक ही नदी है 6 देशों की सीमाएं बना रही हैं। तो आप सोच के देख सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट नदी है डैन्यूब नदी। तो इसको तो अलग से याद रखना। इसके बाद आती है आपकी नीस्टर नदी। ये जो है यूक्रेन और मोल्डोवा से होके बहती है, और इसका उद्गम जो है आपका कार्पेथियन पर्वत श्रेणी में होता है। ये जो नदी है ये मोल्डोवा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लगभग 1362 किलोमीटर लंबी है। और ये जो नदी है ये मोल्डोवा और यूक्रेन के मध्य लगभग सीमा बनाती हुई काला सागर में जाके मिलती है। तो इसे आपको ज़रूर याद रखना है। नीस्टर के बाद आती है नीपर नदी, जो कि रूस, बेलारूस और यूक्रेन तीनों देशों के अंदर बहती हुई जाती है। इसका जो उद्गम है वो रूस में होता है वल्दाई हिल से, और इसका मुआना जो है वो काला सागर है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई 2201 किलोमीटर हो जाती है। काफ़ी लंबी नदी है। यूक्रेन की सबसे लंबी नदी इसे ही कहा जाता है, नीपर को। तो इसे आपको याद रखना है। नीपर के बाद आती है डॉन नदी, जो कि रूस के अंदर मौजूद है। इसका जो उद्गम है वो तुला ओब्लास्ट से होता है। अब ओब्लास्ट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। किसी एक प्रांत को, रूस का जो एक प्रांत होता है उसको ओब्लास्ट कहा जाता है। तो वहाँ पर तुला नाम का कोई प्रांत है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना क्या है, अजोव सागर है। लगभग 1870 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और रूस का जो रोस्टोव नगर है वो इसी नदी के तट पर मौजूद है। तो इसे आपको याद रखना है। आखिर में आती है आपकी टेम्स नदी, जिसका इंतजार सबको रहता है। ये जो नदी है इंग्लैंड में बहने वाली नदी है, इंग्लैंड की गंगा जिसको कहा जाता है। इसका जो मुहाना है वो उत्तरी सागर है, मतलब ये उत्तरी सागर में जाके गिरती है। ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसी के तट पर बसी हुई है इंग्लैंड की राजधानी लंदन और ऑक्सफोर्ड और रीडिंग जैसे शहर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है टेम्स नदी। लगभग 346 किलोमीटर ये लंबी नदी है। तो इसे आपको याद रखना। तो दोस्तों ये हो जाती है यूरोप की 21 इंपॉर्टेंट नदियाँ। आई होप आपको समझ में आई होंगी। इन नदियों में से कहीं ना कहीं सवाल बन सकता है, जैसे इटली की गंगा किसे कहते हैं, इंग्लैंड की गंगा किसे कहते हैं, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी नदियाँ जो है आपको ठीक तरीके से याद रखनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।